तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो का टाइटल देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ तो भी मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं मान सकते। तो इस वीडियो के एंड तक आपको लग जाएगा कि नहीं, ये हो सकता है और मैं बता सकती हूँ आपको डेफिनेटली कि 1 महीने बाद जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है ना, उसमें आप पास हो गए या फेल हो गए, ये आज मैं अब भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 4 से 5 तरीके बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कुछ, और उन 5 चीज़ों पर चेकलिस्ट है बेसिकली। इन पे अगर आपके 5 पे टिक लग जाए तो आप उस जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पर फॉलो करो तो डेफिनेटली वो 5 शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 1 या 2 टिक्स भी आपके लाइक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उन पर काम करना शुरू कर दो और तैयारी लाइक शुरू कर दो बहुत अच्छे से। और आप कोशिश करो कि ये 500 पॉइंट्स पर आपकी लाइक चेक लग जाए तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता है पास होने से। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सीधे फर्स्ट पॉइंट से। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो कि हमको सब कुछ करना है, लाइक एक सिंगल टॉपिक भी हम नहीं छोड़ेंगे, आप सब कुछ कर रहे हो लिमिटेड टाइम में और बहुत ही फुर्ती से निपटा रहे हो फट, तो आपको लग रहा है कि मैंने तो सब कवर कर लिया तो मेरा तो पास होना पक्का है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये सीए एग्ज़ाम से यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किन्हीं मतलब कुछ टॉपिक्स को छोड़कर चल जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक्स पर, कुछ चैप्टर्स पर अपनी इतनी अच्छे से कमांड बना लो, मतलब उसके मास्टर बन जाओ, उसके बादशाह बन जाओ बिल्कुल, कि इसमें मतलब तुमको सब कुछ आ गया है और इससे कितना ही डिफ़िकल्ट टॉपिक क्यों ना आ जाए, मतलब मैं कर ही लूँगा। वो विश्वास आपके अंदर कुछ चैप्टर्स को लेकर एटलीस्ट आना चाहिए। मतलब अगर 100% हमारा कोर्स है तो एटलीस्ट 30 to 40% तो ऐसा कोर्स होना चाहिए जिस पर आपकी इतनी अच्छे से कमांड बन जाए, स्ट्रेंथ बना लो उसको अपनी। ठीक है, ये सेम चीज़ मैंने फॉलो करी थी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और बाकी की जितनी भी चीज़ें ना उनका एक बेसिक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, आपको उसके बारे में आइडिया है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है और किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा निपटाना नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता हो। क्योंकि यहाँ पर केस स्टडीज़ पूछी जाएगी तो वहाँ पर आपका इन डेप्थ नॉलेज, आपको चीज़ों की कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है वो जाना जाएगा। यहाँ पर रटने से, एकदम बेसिक ओवरव्यू लेने से सिर्फ टॉपिक का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट 40% पोर्शन तो ऐसा रखो कि हाँ भाई इसमें से कुछ भी आ जाए हम पूरा अच्छे से लिख पाएंगे, कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना आ जाए इसमें से। ठीक है, और बाकी भी चीज़ें जो है वो एक बार ओवरव्यू लो, यानी कि अगर उन चैप्टर्स में से कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ के आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर हम मूव करते हैं। वो है कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी, मेरा अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल शिफ्ट कर लो अपनी बुक, क्योंकि वो एंड मतलब इस टाइम पर गलत भी हो सकता है। लेकिन आईसीआई मैट से एक बार ज़रूर देख लेना, हो सकता है वो 1 या 2 क्वेश्चंस जो आपने नहीं करे हो और आईसीआई मैट से वही क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था। मैंने एक चैप्टर जो है ना, सिर्फ वो इकलौता चैप्टर आईसीआई मैट से नहीं करा था और आईसीआई मैट के क्वेश्चंस उसमें से आ गए थे। और लिटरली अगर वो क्वेश्चन हमारा देखा हुआ होता है और वो एग्जाम में आ जाता है ना, तो उसका मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। हमको उसका आंसर याद आ जाता है, उसकी हर चीज़ हमने मतलब उसका पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लिया ना, तो उसमें फुल मार्क्स मिलना पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर का लाइक क्वेश्चन आईसीआई मैट से मतलब करना ही है। आईसीआई मैट में जो भी लिखा है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो कहीं और से भी कर रहे हो तो एक बार आईसीआई मैट देख लो, और अगर सिर्फ आईसीआई मैट से कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। कोई आपको कुछ भी बोले, बिल्कुल लाइक घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस बार की आईसीआई मैट और आरटीपी, अपने अटेम्प्ट की आरटीपी और एटलीस्ट आईसीआई मैट भी अगर कर लोगे ना, तो आराम से पास हो सकते हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने करा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप भी कर रहे हो कोई रिस्क नहीं, पेपर कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, बट जो लोग आईसीआई मैट से कर रहे हैं ना वो निकल जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है इस हमारा थर्ड पॉइंट ये कि इस टाइम मैं भी लाइक दूसरों की वीडियोस देखती थी, अभी भी देखती हूँ, तो बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी कि सभी लोग ये बोलते हैं कि 3 से 4 रिविजन्स कर लो, इतने नंबर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने, इतनी एमटीपीज करनी है, इतनी आरटीपी करनी है, 4 रिविजन्स तो एटलीस्ट होने चाहिए वरना आपका पास होना नामुमकिन है। यार आप बच्चों के मतलब मन में इतना ज़्यादा फियर बिठा दिया। जिन बच्चों ने रिविजन्स कर लिया है वो स्ट्रेस फ्री है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो रिविजन्स नहीं कर पाते, जिनका एक बार का कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। वो सारे बच्चे इतना ज़्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको लगता है अब तो हमसे नहीं बनने वाला। लोग 4 रिविजन्स की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक 1 रिविजन तो छोड़ो, हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन बच्चों के लिए खास करके जो कि मेरे जैसे लोग हैं, जिनका एक बार का रिविजन तो छोड़ो, इस टाइम तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल टेंशन मत लो
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसने 4 रिवीजन करे वो पास हो जाए, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक भी रिवीजन नहीं करा तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। क्या होता है यहाँ पर कि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को एक रिवीजन के बिना भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रह जाती हो, क्योंकि मैं जब पढ़ रही हूँ मैं इतना फोकस के साथ पढ़ रही हूँ, उस टॉपिक पर टाइम लगा लगा कर पढ़ रही हूँ बहुत ज़्यादा। हो सकता है क्या हुआ है, मेरी फ्रेंड मतलब वही टॉपिक को आधे घंटे में करती थी और उसी सेम टॉपिक को करने में मुझे 1 से 2 घंटे लगते थे। तो वो क्या लगता है हमको कि हम बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, हम बहुत स्लो है, पर ये नहीं होता। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसको वो चीज़ याद करने के लिए 4 रिविजन्स लगते थे और मुझे एक ही बार में वो चीज़ याद हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर मैं वो 4 गुना ज़्यादा टाइम भी दे रही हूँ उसको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ रिविजन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिविजन्स जो है ना वो मैटर नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो फिर नंबर ऑफ़ रिविजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं तो भी नंबर ऑफ़ रिविजन्स में देखो 4 की जगह 5 रिविजन्स ले लो भले ही, और 4 की जगह 1 रिविजन लो, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कि आपको चीज़ें याद आ रही है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कम से कम एक बार जो है ना अपने आप को टेस्ट करो कि क्या आपको चीज़ें याद आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट करने के लिए हमको टेस्ट सीरीज़ ही देनी है और पूरा पेपर ही देना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी मैं अपने आप से पूछती थी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे गई हूँ तो मैं कोई सा भी रैंडम पीछे का पेज उठाकर अपने आप को टेस्ट करती थी कि चल अब तू बता कि देखो वो याद है कि नहीं। मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी, और अगर मुझे थोड़ा बहुत भी रिकॉल हो रहा है इसका मतलब मुझे याद है, और अगर मुझे बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको रिविज़न की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ बताई है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें याद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। पूरी चीज़ आपको याद नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है मतलब आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं वो, तो उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ़ रिविजन्स डिसाइड करो, और दिन को जो है डिवाइड कर लो अब से कि कितने दिन कितने सब्जेक्ट्स को लगेंगे, कितना टाइम आपको। तो 4th पॉइंट जो कि है वो ये है कि अगर अभी तक आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, किसी भी टेस्ट को देने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। बहुत सारे बच्चे आप लोगों के जैसे हैं जो टेस्ट नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन बिना टेस्ट दिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट के लिए, उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी जो है मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर प्रेशर दें एंड हमको टाइम निकालना ही है 3-3.5 घंटे का एक टेस्ट को देने के लिए, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत कम टाइम में आप क्या कर सकते हो कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक पर आईसीआई ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, या तो आप अपने आईसीआई मैट के पीछे से क्वेश्चंस में से देख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो तो वो भी बुक देते हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल में तो क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन थ्योरी में हमको पता नहीं होता कि हम जिस हिसाब से थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वैसी आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ रही हूँ तो उससे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आईसीआई ने कैसे क्वेश्चंस पूछे, वो मैं सबसे पहले देखती थी कि वो मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्योंकि हम कभी कभार क्या होता है हमारे पढ़ने का तरीका अलग होता है, आईसीआई के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। वो जो क्वेश्चन में पूछते ना हमको समझ नहीं आता कि हमको आंसर में ये लिखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस भी देखो। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि पढ़ रहे हो और साथ साथ में वो देख रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आईसीआई इस टॉपिक में से पूछ रहा है, और वो अगर आपसे बन रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर अब से करना शुरू कर दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब से क्या करो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसके देखो कि किस हिसाब से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हो ना चीज़ों को तो आप लिख भी पाओगे, ठीक है। और लास्ट और 5th ट्रिक जो है, टिप है, पॉइंट है, कुछ भी आप, वो ये है कि बहुत ही नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल रहो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, प्रेशर लेने से, बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंग्जाइटी रखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस लास्ट टाइम पे पता है असली जीतेगा कौन, असली कौन है जो आगे बढ़ जाएगा और सबसे सबको पीछे छोड़ देगा। भले ही उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इस टाइम पर एकदम आराम से है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई कर रहा है ना, फ्री माइंड से पढ़ रहा है, तो वो बहुत आगे चल जाएगा। मेरे को क्या लगा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी इस टाइम पर, और मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं किसी चीज़ को अब कर ही नहीं पाऊँगी। मतलब दोनों ग्रुप्स का मैंने सोचा था पर मैं एक भी ग्रुप नहीं कर पाऊँगी, और लोग क्या बोलेंगे फलाना ढिमकाना, मेरे दिमाग में चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जितना पढ़ पाती थी, मतलब मैं पढ़ सकती थी 14-16 घंटे भी मैं पढ़ सकती थी, पर मैं
दिन का 4 से 5 घंटे का भी आउटपुट नहीं निकाल पा रही थी। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो जब आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन है तो आप पढ़ाई कैसे डालोगे उसी दिमाग में, ठीक है? तो अगर आपको पढ़ाई भरनी है दिमाग में तो आपको स्ट्रेस वगैरह और ये सब निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, फियर फ्री होकर पढ़ो, ठीक है? जितना डर डर के पढ़ोगे ना उतना तुम नहीं कर पाओगे। अगर बिंदास तरीके से पढ़ोगे कि यार जो हो आर या पार इस बार कोई बात नहीं, मतलब ठीक है ना, डरो मत, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, रिजल्ट इतना टफ नहीं निकलता है, तुम निकल जाओगे। किसी और की चिंता मत करो, अपना अपना सोच लो, सब तुम आराम से निकल जाओगे एकदम। और इसके लिए क्या करो, मैं पर्सनली ऐसा करती थी कि मैं लोगों से कट आउट हो गई थी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हम इस टाइम पर यूज़ करते हैं ना, हम उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं और हमको फिर टेंशन होती है। तो अगर तुम मतलब अभी जितना हो सके ना उतना लोगों से दूरी बना लो। 1 महीने बाद वो लोग सब वहाँ पे ही रहेंगे, तुम मिल लेना, जो करना है वो सब कर लेना। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 महीने के लिए आराम से बिंदास तरीके से अकेले घर में लाइक पढ़ाई करो, कोई ज़्यादा लोड मत लो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कर लो जो तुम्हें पसंद है, बैडमिंटन वगैरह खेल लो या जो भी तुम्हें पसंद है, 15-20 मिनट आधे घंटे तुम वो कर सकते हो। और आराम से फ्री माइंड से पढ़ाई करो, ठीक है? तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ बेनिफिट मिला हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोस आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।